मित्रों नमस्कार। मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव आपको आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कन्फेशन यानी संस्वीकृति के बारे में बताऊंगा। संस्वीकृति क्या होती है, इसे अंग्रेजी में कन्फेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन एराइज होगा कि कन्फेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ, तो ये समझ लें आप कि कन्फेशन या संस्वीकृति कहीं भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन नहीं किया गया है कि कन्फेशन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या, कहीं डिफाइन नहीं है। तो एक प्रश्न ये उठेगा, ये आया शब्द कहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्फेशन है ये इंग्लिश वर्ड है और ये लैटिन के कन्फेट्री वर्ड से डेवलप किया गया। तो कॉन्फेट्री मीन्स क्या होता है, इसको आप समझ लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपको समझें, तो पूरा का पूरा इससे कंसेप्ट आप सामने उभर के चला आएगा कि संस्कृत का मतलब क्या होता है। कॉन्फेट्री का मतलब ये होता है कि कॉन का जहाँ पे मतलब है कि समाप्त करना, कंक्लूड करना, और फैक्ट्री का मतलब ये है कि कथन। तो कथन को जहाँ पर समाप्त कर दिया जाए तो उसे संस्कृति कहा गया, कॉन्फेट्री। तो अब एक चीज़ आप देखें कि कॉन्फेट्री का मतलब ये अगर हो गया कि कथन को समाप्त करना, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति उसको करने वाला है या कर रहा है वह उसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अगर कुछ नहीं कहना चाहता तो इसका मतलब ये है कि उस लगाए गए सारे आरोपों को अपने खिलाफ साबित मानकर चल रहा है। तो उसका ऐसा कथन जो किसी अन्य बात को कहने के लिए के बाद कुछ बचा ही ना हो, उसके ऐसे कथन करने के बाद, तो उन्हें संस्वीकृति पढ़ ली जाती है, संस्वीकृति कहा जाता है। ये जो मैंने आपको बताया संस्वीकृति है क्या, इसका ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट इसका क्यों हुआ। अब ये चीज़ आप देखेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वीकृत के अंदर ही संस्वीकृति है। जिसे आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक संस्वीकृति तो एक स्वीकृति है, लेकिन प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट आया, देखिए एक फैक्ट आया, एक फैक्ट में स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में स्वीकृति आई और उस स्वीकृति के बाद संस्वीकृति आई। संस्वीकृति जो बेसिकली यूज़ किया जाता है ये एक्यूज के मामले में यूज़ किया जाता है। तो ये जो मैटर है मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बेसिकली जो आपको पढ़ाऊंगा वो क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा। क्रिमिनल की प्रैक्टिस कैसे होती है, एविडेंस का क्या मतलब होता है एक एडवोकेट के लिए और कुछ नए विधि छात्रों के लिए, इसको समझें आप। क्योंकि कन्फेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और कन्फेशन पे आगे के पूरे मुकदमे की प्रोसीडिंग भी खत्म हो सकती है। अगर ये मान लिया गया कि कन्फेशन आपका था और कन्फेशन वॉलंटरली था तो पूरा का मुकदमा आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं बचेगी। तो कन्फेशन कैसे रिलेवेंट है, कहाँ तक रिलेवेंट है, किन परिस्थितियों में रिलेवेंट है, इसको आपको जानना होगा। थोड़ा सा कन्फेशन को समझने के पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कन्फेशन जो वर्ड आया या जिसको महत्व दिया गया एविडेंस एक्ट में, जो इसके बारे में प्रारूप बने, प्रावधान बने और जो एक्ट में जो धाराएं डाली गई उसको क्यों डाला गया, इसको अगर आप थोड़ा समझ लेंगे तो आगे जब हम सेक्शन पढ़ाएंगे आपको धारा 24, 25, 26, 27, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और जब उस जो मैं बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट, अगर आप उसके अप्रोच से उसकी लाइट में इन चीज़ों को पढ़ेंगे संस्वीकृति के चैप्टर को, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप समझ लेंगे तो आपका दिमाग बिना किसी परिभाषा को पढ़े परिभाषा के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमने लगेगा और वह स्वयं का स्वयं जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको बताने लगेगा कि न्यायाधीश को क्या करना चाहिए, एक्ट में क्या होना चाहिए और क्यों एक्ट में प्रोविजन आए। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको धाराओं से अवगत कराऊंगा। देखें है क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो कन्फेशन के बारे में बताया गया, एक्चुअली जो लॉ मेकर्स थे वो भारत की पुलिस से बड़ी अच्छी तरह से जानते पहचानते थे। उनकी प्रक्रिया, उनका काम करने का तरीका ये उनको अच्छी तरह से पता था। इंग्लैंड में देखिए अलग है कन्फेशन का लॉ, इंडिया में अलग है। इंडिया में पूरी तरह से जो आंग्ल विधि थी उसको कन्फेशन में नहीं अपनाया गया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो लोगों ने कानून को बनाया वो जानते थे कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन स्पष्ट रूप से इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल मेरा यह आशा नहीं है कि किसी मैं विभाग को कटघरे में ला रहा हूँ, चाहे जो विभाग हो, या किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को कटघरे में ला रहा हूँ, कार्यशैली को। लेकिन जो हम लोग देखते हैं न्यायालय, मैंने आपसे देखिए पहली बार कहा था कि इसको जो मैं आपको अपने चैनल पर जो माध्यम से बताना चाहता हूँ उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस मैं ये देना चाहता हूँ कि आप जब न्यायालय में आए प्रैक्टिस के लिए या किसी प्रक्रिया से आप रूबरू हो तो आप समझें कि वहाँ वास्तविकता क्या है। पढ़ के कुछ और आते हैं आप, होता वहाँ कुछ और, आपको लगता कुछ और है। इसलिए मैं आपको पहले से बता देना चाहूँ तो एक जो हम लोगों ने जो व्यवस्था देखी, मैं उसको दुर्व्यवस्था भी कहूँगा और उसको एडमिट भी किया गया, लॉ मेकर्स ने एडमिट किया, इसलिए मुझे कहने में बहुत उसको संकोच नहीं हो रहा है कि पुलिस का जो कार्यशैली है वो बड़ी अजीब सी होती है। इसको इसीलिए इन कन्फेशन को डाला गया। अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस की शैली एक अजीब सी होती है तो फिर आप कन्फेशन को समझ नहीं पाएंगे उसका ऑब्जेक्ट। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि पुलिस की कार्यशैली से अच्छी तरह से वे लोग रूबरू थे जिन्होंने लॉ को बनाया, इसलिए उन्होंने कहा कि जो कन्फेशन है ये इसको उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। अब कुछ कंडीशंस लगाएं, उसको हम बाद में बताएंगे, धाराओं को बताते समय। देखिए लॉ ये कहता है दो चीज़ है। जैसे एक अपराध हुआ, अब अपराध हुआ तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, टू कलेक्ट द ट्रुथ, टू कलेक्ट द एविडेंस। किस लिए एविडेंस, टू अप्रोच द ट्रूथनेस,
सत्य को पकड़ने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए साक्ष्यों का संकलन किया जाना ही अन्वेषण का या विवेचना का उद्देश्य है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो आप ये कह सकते हैं टू कलेक्ट द एविडेंस। किस चीज़ के बारे में? घटना के बारे में। तो अगर एक घटना के बारे में आप कोई एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट कर रहे हैं और उसको कलेक्ट करने के बाद आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो वो है फेयर इन्वेस्टिगेशन। अगर आप पहले से ही प्रिज्यूम कर लेंगे कि इसी व्यक्ति ने मारा, इसी व्यक्ति ने यह कांड किया, यही इस मामले का अभियुक्त है, यही इस मामले का दोषी है, तो फिर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। आप कहेंगे इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? हमने दोषी को पकड़ लिया, हमने अपराधी को पकड़ लिया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, इसलिए जो है हम इसको अब आगे इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता क्या है? इसलिए कन्फेशन को लाया गया कि पुलिस अपराधी से अपराध तक न पहुंचे, बल्कि अपराध करने से के ढंग से, उसके प्रकृति से, उसके बाद अपराधी तक पहुंचे। तो अपराध से जहां अपराधी तक पहुंचते हैं वह है फेयर इन्वेस्टिगेशन। अभी तमाम मामलों में आप देखेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्थाएं लागू की हैं, उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो द फंडामेंटल राइट ऑफ द एक्यूज्ड। क्यों कहा ऐसा? देखिए, उसमें दोनों चीज़ें, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो फेयर ट्रायल होगा, क्योंकि जो बातें इन्वेस्टिगेशन में कही गई, प्रोसिक्यूशन उसी बात को लेके न्यायालय में आएगा। अगर उसके वहीं पे विवेचना उसकी खराब है, वहीं पे उसके साक्ष्य गलत ढंग से संकलित किए गए हैं, तो न्यायालय में प्रस्तुत क्या करेंगे और पेश क्या करेंगे, इसका नुकसान वादी को भी हो सकता है, पीड़ित पक्ष को भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए कहा गया कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन में ये होना चाहिए कि एक अपराध से संबंधित सभी साक्ष्यों को आप संकलित करें, उसके बाद आप अपराध के निष्कर्ष तक पहुँचें और निष्कर्ष करने के बाद बताएं कि हाँ साहब ये आदमी इसमें अपराधी है और इनका कन्विक्शन इस प्रकार से इसमें होना चाहिए। तो अब इस पूरे एपिसोड में कन्फेशन कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन आपके सामने उठेगा कि कन्फेशन का फिर क्या मतलब। देखिए, कन्फेशन एक कड़ी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, कन्फेशन ये है जिसमें ये कहा जाता है एक अभियुक्त के द्वारा होना चाहिए, क्लियर कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझिए उसको। एक एक्यूज होना चाहिए, किसी भी कन्फेशन में एक एक्यूज जरूर होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, वह एक्यूज का एक स्टेटमेंट होना चाहिए, वो लिखित भी हो सकता है, वोरल भी हो सकता है, दो चीज़। तीसरी चीज़ क्या होगी कि वह कन्फेशन उसका वॉलंटरली होना चाहिए, यानी स्वेच्छा से होना चाहिए। चौथी बात, वह कन्फेशन उसका सत्य होना चाहिए और वह यह बताए कि यह अपराध मेरे द्वारा कारित किया गया और इस तरह से कारित किया गया, मैंने इसको किया, इसके पीछे ये मोटिव था और इसके पीछे मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, तब वह कन्फेशन की श्रेणी में आ जाएगा। और उसके बाद उसके आगे के किस तरह से प्रभावी होगा उसको हम आगे देख लेंगे कि कैसे प्रभावी नहीं होगा, कैसे। अब है क्या प्रिंसिपल, क्या ऑब्जेक्ट, क्या इसकी रीढ़ क्या है? तो रीढ़ इसकी ये है कि कन्फेशन जो आता है, कन्फेशन में एक चीज़ आप जरूर देख लें कि क्यों कहा जाता है इस कन्फेशन को, क्योंकि एक आदमी अपने साक्ष्य जो देगा वह अपने खिलाफ नहीं देगा। आखिर एक आदमी न्यायालय में आके ये बात क्यों कहेगा कि उसके द्वारा यह अपराध कारित किया गया, या पुलिस के सामने वह क्यों कहेगा एक अपराध मेरे द्वारा साहब कारित किया गया, क्योंकि वो जानता है अगर कि मुझको ऐसा कहने पर सजा भी हो सकती है। तो यह मान कर चला जाता है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई एविडेंस दे रहा है या पुलिस को दे रहा है, कहीं भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर से एक दबाव है। तो भारतवर्ष में, अपने देश में उसको रोकने का पूरी तरह से प्रयास किया गया कि इस प्रकार से कोई विवेचना दूषित न हो। तो कन्फेशन जो है किसी व्यक्ति के विरुद्ध इसलिए साबित नहीं करने की अनुमति देते न्यायालय या लॉ, क्योंकि उसे से दो चीज़ है। एक तो ये हो जाएगा कि पुलिस अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, और दूसरा यह क्या है, उससे किसी भी एक निर्दोष का टार्चर बढ़ जाएगा। अगर पुलिस को ये पता चल जाए कि यह व्यक्ति जो हमसे कहेगा वो साक्ष्य में ग्राह्य है, तो पुलिस किसी को भी पकड़ कर ले आएगी, उसके टार्चर करेगी और टार्चर करके उससे बात कहवा लेगी कि साहब मैंने अपराध किया है। तो एक तो टार्चर से बचाने के लिए आदमी को, और दूसरा ये है कि सही इन्वेस्टिगेशन हो और निष्कर्ष तक पुलिस सही ढंग से पहुंचे, न्यायालय में सही साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये कन्फेशन का चैप्टर और कन्फेशन से संबंधित सभी प्रावधान धारा 24, 25, 26, 27 में जहाँ जहाँ भी डाले गए वहाँ पे डाले गए। कहीं कहीं आप देखेंगे तो जो कन्फेशन है, कन्फेशन को ग्राह्य भी कर लेते हैं, तो उसका कितना पार्ट ग्राह्य करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब आप देखें, मैंने आपको बताया कन्फेशन के बारे में बताया। अब कन्फेशन से जो रिलेटेड पहली धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है वह धारा 24 है। धारा 24 क्या कहती है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप समझें। बहुत छोटी सी धारा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देखिए, धारा ये कहती है, धारा 24, कि कोई भी संस्वीकृति जो है यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी उत्प्रेरण, धमकी या वचन, मैं सेक्शन को देखिए मैं बताता रहूँगा आपको जी, समझिए। मैं सेक्शन की हूबहू लैंग्वेज नहीं पढ़ूंगा,
हूबहू लैंग्वेज इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो किताब में भी दी हुई है और बेयर एक्ट में प्रोवाइडेड है। आप विधि के छात्र हो सकते हैं, जो कुछ भी आप हैं, एक मेच्योर्ड आदमी है, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आप पास बेयर एक्ट नहीं है और किताब नहीं है। तो मैं आप हूबहू लैंग्वेज आप एक्ट से देख रहे हैं या किताब से देख रहे हैं, मैं आपको उसके अवयव को बताऊंगा, उनके इंग्रीडियंट्स को बताऊंगा और बताऊंगा हाउ टू प्रूव दैट। एक बात, दूसरी बात, प्रयास करूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वही मेरा ऑब्जेक्ट है। अब आप देखेंगे कि कहता क्या है कि सेक्शन 24 की उत्प्रेरण, धमकी या वचन के अधीन कोई व्यक्ति जो प्राधिकार स्थिति में है किसी व्यक्ति से ऐसी संस्वीकृति करा लेता है और कोई ऐसा वचन देता है कि उसका किसी ऐसे में लाभ हो जाएगा या उसको कोई बुराई से अपवर्जित करा लिया जाएगा, तो ऐसे साक्ष्य को, ऐसी संस्वीकृति को साक्ष्य में उसके विरुद्ध नहीं माना जाएगा। इसका ये, अब आप देख लो थोड़ा सा, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि वह एक व्यक्ति हो, अभियुक्त हो। दूसरी चीज क्या कहता है कि उत्प्रेरण धमकी या वचन से प्राप्त की गई हो, प्रभाव से। कहने का आशय यह है कि जिस समय उसने इन स्टेटमेंट को दिया, संस्वीकृति की, उसके ऊपर उस प्राधिकारवान व्यक्ति का एक प्रभाव होना चाहिए। अगर प्रभाव नहीं है, और ये सारे जो बता रहा हूँ इंग्रेडिएंट्स, ये सारे एक साथ एग्जिस्ट करना चाहिए, अलग अलग नहीं। या वर्ड नहीं यूज किया कि आर दिस, ये नहीं। वो कहता है कि सारे के सारे जब इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट हो जाएंगे तब आप कहेंगे कि साहब ये संस्वीकृति के प्रभाषा में ये नहीं आता है और हमारे विरुद्ध ये ग्राह्य नहीं है। अब देखें, तो उत्प्रेरण धमकी या वचन नहीं होना चाहिए। यह उत्प्रेरण धमकी या वचन किसी प्राधिकार व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कि वह जो आरोप लगाए हैं, उसके जो आरोप लगाए हैं ये उससे संबंधित नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि उसको ऐसे स्टेटमेंट करने पर यह विश्वास नहीं होना चाहिए कि मैं इसका कोई लाभ इस प्रोसीडिंग में, इससे बुराई में ले लूंगा। अगर ये सारी चीजें डेवलप कर गई जिसमें ऐसी चीजें नहीं हैं, उत्प्रेरणा नहीं है, ऐसे व्यक्ति नहीं है, तब इसको फ्री संस्वीकृति मानी जाएगी। अगर ऐसी चीजें हैं तो इसको संस्वीकृति के परिधि में, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाएगा। एक चीज आप देख लें। अब आपको चीज बता दें, प्राधिकारवान व्यक्ति जहां पर है, प्राधिकारवान व्यक्ति की कोई भी डिफिनेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं बताई गई है। क्यों नहीं बताई गई है, इसलिए बता देता हूं क्यों नहीं बताई जाती। देखिए, कहीं कहीं आप देखेंगे एक्ट में कोई चीज साइलेंट रहती है। वो इसलिए साइलेंट रहती है कि पता नहीं किस स्थितियों में वह प्राधिकारी व्यक्ति है, पता नहीं क्या उसकी परिस्थितियां हैं। सपोज अगर एक्ट ने एक लिख दिया, एक्ट में आ गया कि इनको हम प्राधिकारी समझेंगे, और वह व्यक्ति जो है वास्तव में तो प्राधिकारी की स्थिति में है, लेकिन एक्ट के कवर्ड नहीं हो रहा, तो कहेगा साहब एक्ट में तो हम कवर्ड नहीं हो रहे, सेक्शन के लैंग्वेज में तो हम कवर्ड नहीं, तो हमारा प्राधिकारवान व्यक्ति हमको क्यों माना जाए। इसलिए न्यायालय उसका स्कोप एक्ट में खोल दिया गया कि वह न्यायालय देखे कि न्यायालय उसकी स्थितियों से, उसके संबंध से, उस व्यक्ति द्वारा जो संस्वीकृति कर रहा है उससे, उस व्यक्ति के संबंध से इस बात का आकलन कर लेगी कि क्या व्यक्ति ऐसी स्थिति में था। इसलिए उसका स्कोप उन्होंने खोल दिया पूरा का पूरा। अब यह जो धमकी, उत्पीड़न और विवचन दे रहा है, यह उसी आरोप में, जिस आरोप में मुलजिम है उसके संदर्भ में होना चाहिए। ये चीज आप समझ लीजिए। अगर प्रभाव खत्म हो गया और प्रभाव खत्म होने के बाद वह कोई बात संस्वीकृत कर रहा है, तो वह जो है उसकी संस्वीकृति वैलिड मानी जाएगी और उसको इसके खिलाफ पढ़ा जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। और उसको एक चीज और आप देख लेंगे कि ये जो संस्वीकृति होती है, इसको आप देखेंगे कि पहली चीज का टेस्ट ये आप कर लें कि ये कॉर्पोरेट हो रही है कि नहीं हो रही कहीं से। इन चीजों को आप देखने के बाद अगर कॉर्पोरेट हो रही है कि नहीं कॉर्पोरेट, अगर कॉर्पोरेट होने के लिए भी आपको देखा जाएगा कि क्या वह अपना अपराध पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। कभी कभी आप देखेंगे क्या होता है कई मामलों में जहां पर उसकी जो संस्वीकृति है, उसी संस्कृति कई चीजों की ओर आपका ध्यान इंगित कराती है। कभी इंगित कराएगी क्या कि इससे कोई अनुमान लग रहा है, कभी क्या होगा कि स्पष्ट हो रही है। तो इन चीजों का सारा एस्पेक्ट मैं आपको अगले अपने लेक्चर में बताऊंगा। धारा 24 का अन्य पार्ट आपको आगे के लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।